नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे इस चैनल पर। आज हम लूसेंट के मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यह भाग 1 होगा, इसका नेक्स्ट भाग 2 भी आएगा। तो भाग 1 में आज हम देखते हैं इसमें विषय सूची में कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम आज पहला भाग पढ़ेंगे जिसमें प्राचीन काल का इतिहास लेकर के हम आए हैं। उसमें प्राचीन काल के इतिहास के अंदर हम प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल के अंदर है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। और उसका नेक्स्ट पार्ट है आदि ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर है ताम्र पाषाण काल, शैलाश्रय। और नेक्स्ट है तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर है महापाषाण कालीन संस्कृति, वैदिक सभ्यता, महाकाव्य काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, ब्राह्मण साम्राज्य, शक, कुषाण, इस टाइप के सारे काल जो भी हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन काल के इतिहास के बारे में। जिस काल में मानव द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं किया गया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस काल को जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल को 3 ऐतिहासिक कालांतरों में विभक्त किया जाता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल भारत में पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के विषय में शोध लगभग 150 वर्ष पुराना है। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में तमिलनाडु के पल्लावरम नामक स्थान पर पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। पूर्व पाषाण युगीन स्थल मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, धोगरा, हेरात, नरसिंहगढ़ एवं मर्यादा, सोन घाटी, भीमबेटका की गुफा आदि में पाए गए हैं। डॉक्टर HD सांकलिया, सुपेकर, RB जोशी एवं B लाल जैसे पुरातत्वविदों ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया है। पुरा पाषाण काल की कुल्हाड़ियाँ नर्मदा घाटी के उत्तर में देवरी, सुखचाई नाला, बुरधाना, केड़ घाटी, बरखुश, संग्रामपुर के पठार तथा दामोह से प्राप्त हुई है। होशंगाबाद और नरसिंहपुर के मध्य नर्मदा घाटी जीवाश्म प्राप्ति के कारण प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर, देवकछार, भरमान घाट, ऊपरी नर्मदा के अमरकंटक से हरदा के मध्य एवं जबलपुर से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इथनोरा से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। महादेव पिपरिया में सुपेकर को 860 औजार प्राप्त हुए हैं। नर्मदा के स्तरीय साक्ष्यों के लिए महेश्वर, आदमगढ़, महादेव, पिपरिया आदि स्थान पर उत्खनन कार्य मेक क्राउन, डॉक्टर सांकलिया, AP खत्री, RB जोशी, सुब्बा राव आदि के नेतृत्व में हुए। मालवा क्षेत्र में चंबल घाटी के मंदसौर तथा नाहरगढ़ में AP खत्री, SK श्रीवास्तव एवं VS वाकणकर द्वारा पुरा पाषाणकालीन औजार भी खोजे गए हैं। BB लाल द्वारा ग्वालियर क्षेत्र से पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की गई है। निसार अहमद द्वारा सोन घाटी के उत्खनन में कई स्थानों से अवशेष प्राप्त किए गए हैं। GR शर्मा ने सतना एवं रीवा क्षेत्र में उत्खनन के दौरान 100 से अधिक पाषाण युगीन स्थलों की खोज की है। नरसिंहपुर से प्राप्त आद्य सोहन किस्म के गडासे और खंडक उपकरण तथा चौतरा किस्म के हस्तुठुकार और बिदारड़ियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका एवं रीवा क्षेत्र से छुरी एवं छेनी मिली है। भीमबेटका की गुफाओं से निवास स्थलों की एक श्रेणी प्राप्त हुई है। यहीं से स्कूलियन उपकरण की प्राप्ति से बड़ी आबादी का संकेत मिला है, जो विदारणियों के निर्माण में अत्यंत कुशल व अनुभवी थे।
अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल की खोज का श्रेय C.L. कार्लाइल को कहा जाता है, जिन्होंने 1867 ईस्वी में विंध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की थी। मध्य प्रदेश में इस काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल जबलपुर के समीप बड़ा शिमला नामक पहाड़ी है, जहां से विभिन्न अस्त्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका शिलाश्रयों तथा गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बीबी विश्र ने भीमबेटका में मध्य पाषाण कालीन ब्लेड अवयवों के विकास को अनुरेखित किया है। होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय में R.B. जोशी ने 1964 ईस्वी में लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। आदमगढ़ में पालतू जानवरों की हड्डियां बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। नवपाषाण काल। इस युग के प्रमुख औजार सिल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला इत्यादि पालिशदार रूप में मध्य प्रदेश के सागर, जबलपुर, दमोह, होशंगाबाद, छतरपुर जिलों से पाए गए हैं। इस युग में मनुष्य ने कृषि, पशुपालन, मृदभांड बनाना, वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, अस्त्र शस्त्र एवं अग्नि का प्रयोग सीखा। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके अंदर है ताम्रपाषाण काल। मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, परंतु हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्रपाषाण युग के अवशेष मालवा क्षेत्र के नागदा, नावडाटोली, कायथा, आवरा, एरण तथा बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नावडाटोली एवं महेश्वर के अवशेष 1660 ईस्वी पूर्व से 1440 ईस्वी पूर्व तक, एरण के अवशेष 2000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक, बेसनगर के अवशेष 1100 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक तथा कायथा के अवशेष 2015 ईस्वी पूर्व से 1380 ईस्वी पूर्व तक के स्तरीय प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। कायथा से मोटे और मजबूत ब्राउन स्लिप्ट वेयर नामक मृदभांड पाए गए हैं। मालवा के मृदभांड हल्के पीले एवं नारंगी रंग के हैं, जिनमें काले और गहरे भूरे रंग से चित्रकारी है। इस अध्ययन से ज्ञात होता है कि विश्व एवं देश के अन्य क्षेत्रों के समान मध्य प्रदेश के कई भागों, खासकर नर्मदा, चंबल, बेतवा नदियों के किनारों पर ताम्रपाषाण सभ्यता का विकास हुआ है। 1932 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक दल ने ताम्रपाषाण सभ्यता के चिन्ह मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट जिलों से प्राप्त किए थे। डॉक्टर HD सांकलिया ने नर्मदा घाटी के महेश्वर, नवादाटोली, टोढ़ी और डॉक्टर BS वाकड़कर ने नगदा, कायथा में ताम्रपाषाणकालीन उपकरण खोजा था। इसका काल निर्धारण 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व के मध्य किया गया है। इस काल में मानव सभ्यता आदिम नहीं रह गई थी। घुमक्कड़ जीवन अब समाप्त हो गया था और खेती की जाने लगी थी। शैलाश्रय। भारत में पाए गए चित्रित शैलाश्रयों में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शैलाश्रय पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में चित्रित शैलाश्रय हैं होशंगाबाद, सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, रायगढ़, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, पूर्वी निमाड़, शिवपुरी, दमोह, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना तथा नरसिंहपुर जिलों के अनेक स्थानों पर मिला है। मध्य प्रदेश में पाए गए गुफा चित्रों में पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई, मानवों का पारस्परिक युद्ध, पशुओं की सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु संचय तथा घरेलू जीवन संबंधी अनेक दृश्य दर्शाए गए हैं। इन गुफा चित्रों में लाल, सफेद, काला, नीला या पीला रंग उपयोग में लाया गया है। पचमढ़ी के निकट बहुत सी गुफाएं मिले हैं, जिनमें लगभग 40 गुफाएं विविध प्रकार के चित्रों से सुसज्जित हैं।
होशंगाबाद से भी एक गुफा चित्र प्राप्त हुई है जिनमें एक जिराफ का चित्र बना हुआ है। पचमढ़ी के निकट 30 से 40 मील की दूरी पर तामिया, सोनभद्र, झलई इत्यादि गांवों से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। हट्टा नामक ग्राम के समीप फतेहपुर नामक स्थान से कुछ चट्टानों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। पचमढ़ी से लगभग 13 किलोमीटर दूर पनारपानी ग्राम में मामा भांजा शैलाश्रय है, जिसमें लगभग 29 चित्र हैं। यहाँ क्रीम एवं लाल रंग के चित्र बने हैं। सी, ऐतिहासिक काल, लौह काल। मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरोत्तर भाग जैसे भिंड, ग्वालियर और मुरैना से लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य तथा धूसर चित्रित मध्यभांड के अवशेष पाए गए हैं, जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं, जिसमें ऐतिहासिक काल में पहला मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। महापाषाणकालीन संस्कृति। महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महापाषाणीय स्मारक के कुछ साक्ष्य मध्य प्रदेश के दुर्ग, रायपुर, सिवनी तथा रीवा के क्षेत्रों में भी मिलते हैं। दूसरा है वैदिक सभ्यता। मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश ऋग्वेद में नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार्य विशेषकर निषाद जाति के लोगों का ऐत्रीय ब्राह्मण में उल्लेख है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते थे। महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादवों का एक झुंड बस गया और यहीं से इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ। शैव क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं उदयगिरी, खतामा, मांडू तथा मारा में हैं। जनश्रुतियों के अनुसार कारकोट के नागवंशी नर्मदा के किनारे काठे के शासक थे। नागवंश के शासक मुचकुंद ने नर्मदा के किनारे अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी की स्थापना की, जो वर्तमान में खंडवा जिले में है। है राजा महिएतम ने नर्मदा के किनारे माहिष्मती नगर बसाया। कीर्ति वीर्य अर्जुन है वंश की प्रतापी राजा था। तीसरा है महाकाव्य काल। रामायण काल के प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकांतर तथा दंडकारण्य के घने वन थे। राम ने अपने वनवास का कुछ समय दंडकारण्य, जो कि अब छत्तीसगढ़ में, व्यतीत किया था। राम के पुत्र कुश, जो दक्षिण कौशल के राजा थे, जबकि शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दशार्ण विदिशा पर शासन किया। जनश्रुति है कि मध्य प्रदेश के पन्ना राज्य की नींव भगवान राम के पुत्र कुश के वंशजों ने रखी थी। रामायण काल में यदुवंशी नरेश मधु, जो दंडकारण्य के शासक थे, अयोध्या नरेश दशरथ के समकालीन थे, जबकि महाभारत काल में यदुवंशी नरेश नील, विंद तथा अनुविद क्रमशः अनूप, अवंती तथा विदिशा के शासक थे। पुराणों के अनुसार विंध्य प्रदेश तथा सतपुड़ा के वनों में निषाद जाति के लोग भी निवास करते थे। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त नर्मदा घाटी से प्राप्त औजार इस बात का संकेत देते हैं कि निश्चय ही यह घाटी उस समय सभ्यता की केंद्र रही होगी। रामायण, महाभारत तथा पुराणों में वर्णित अनुश्रुतियों के अनुसार अंतिम वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से करुषक नामक पुत्र द्वारा करुष देश की स्थापना हुई, जो वर्तमान रीवा के आसपास बघेल खंड के नाम से जाना जाता है। वैवस्त मनु की पुत्री ईला का विवाह सोम से हुआ, जिससे चंड वंश की स्थापना हुई। इसका आदि पुरुष पुरुरवा था, जिसके अधीन एल साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक हो गया था। ययाति के पुत्र यदु द्वारा स्थापित यादव वंश का राज्य चर्मणवती चंबल, वेत्रवती बेतवा तथा सुक्तिमती केन के अंतर्गत सिंचित प्रदेश था। इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर था, जो बाद में दंडकारण्य कहलाया। मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश प्राचीन काल में प्रादेशिक नाम। क्रमांक, प्रादेशिक नाम, अवस्थिति, विशेष तथ्य। फर्स्ट, अवंती, वर्तमान मालवा का पश्चिमी भाग, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। सेकंड, आकर, वर्तमान मालवा का पूर्वी भाग, इसकी राजधानी वेदिशनगर या विदिशा थी। थर्ड, अनूप, नर्मदा घाटी के इस क्षेत्र की राजधानी महेश्वर महिष्मती थी। फोर्थ, चेदी, महाभारत कालीन चेदी का विस्तार सोनभद्र की घाटी से लेकर नर्मदा तक था। परवर्ती चेदी राज्य कलचुरियों का था, जिसका अधिकतम विस्तार उत्तर में कलिंजर तक था, किंतु अधिकतर यह राज्य ऊपरी नर्मदा घाटी के चारों ओर ही विस्तृत रहा। महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी शुक्तिमती या शुक्तिसाहव्य थी, जो जातकों में सोत्थिवती कहलाई। कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी थी। फिफ्थ, दशार्ण, दशार्ण कभी मालवा का भाग था तो कभी स्वतंत्र देश। दशान नदी घाटी के इस प्रदेश की राजधानी एरण रही। सिक्स्थ, वत्स, ग्वालियर क्षेत्र का प्राचीन जनपद। सेवन, तुर्निकेर, दमोह क्षेत्र का प्राचीन जनपद। महाभारत के युद्ध में भी इस क्षेत्र के राजाओं द्वारा योगदान दिया गया। इस युद्ध में काशी, वत्स, दर्शान, चेदी तथा मत्स्य जनपदों के राजाओं ने पांडवों के साथ दिया, जबकि महिष्मती के नील, अवंती के बिंद, अंधक, भोज, विदर्भ तथा निषाद राजाओं ने कौरवों का पक्ष लिया। विराटपुरी, सोहागपुर, उज्जैन, माहिष्मती, महेश्वर, कुंतलपुर, कौंडिया इत्यादि महाकाव्य काल के प्रमुख नगर थे। चौथा है महाजनपद काल। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अगुंतर निकाय तथा भगवती सूत्र में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें से चेदी तथा अवंती जनपद मध्य प्रदेश के अंग थे। चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में था, जिसकी राजधानी शुक्तिमती थी। अवंती महाजनपद अत्यंत ही विशाल था। यह मध्य तथा पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती के मध्य नेत्रावती नदी बहती थी। पाली ग्रंथों के अनुसार बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। पुराणों के अनुसार पुलिक नामक सेनापति ने यदुवंशी वीतिहोत्र का वध करके अपने पुत्र चंडप्रद्योत को अवंती का शासक बनाया। चंडप्रद्योत महात्मा बुद्ध का समकालीन था तथा अवंती प्रदेश बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। अवंती के 2 प्रसिद्ध नगर कुररघर तथा सुदर्शनपुर थे। पुराणों के अनुसार चंडप्रद्योत के 23 वर्षों के शासन के पश्चात क्रमशः पालक, विशाखयूप, अजक तथा नंदीवर्धन नामक शासक हुए। कालांतर में मगध के हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के काल में उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा अवंती राज्य पर आक्रमण किया गया तथा प्रद्योत वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित किया तथा अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग वंश के पतन के बाद नंद वंश का शासन मध्य प्रदेश में रहा। प्राचीन जनपदों के परिवर्तित नाम। प्राचीन जनपद, नया जनपद, प्राचीन जनपद, नया जनपद। फर्स्ट है वत्स। वत्स ग्वालियर, चेदी, खजुराहो, तुंडिकेर, दमोह, दर्शान, विदिशा, अनूप, निमाड़, खंडवा, अवंती, उज्जैन। 7th है नलपुर, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के प्राचीन राज्यों की राजधानियां। महेश्वर का सामान्य परिचय। मालवा एवं नर्मदा की घाटी नगर, प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक। विदिशा ईसा पूर्व लगभग 5वीं शताब्दी का विख्यात नगर। उज्जैनी ईसा पूर्व लगभग
5वीं 6ठी शताब्दी का विख्यात नगर। एरण ईसा पूर्व लगभग 2री शताब्दी का नगर, मालवा का सीमांत नगर। धार 10वीं ईस्वी का लगभग का नगर। दशपुर 10वीं ईस्वी लगभग का नगर। मांडू 10वीं ईस्वी लगभग में किंतु 15वीं सदी में पुनर्स्थापित। लगभग में प्रारंभ किंतु 15वीं सदी में पुनर्स्थापित। इंदौर 18वीं शताब्दी में विकसित नगर। भोपाल 18वीं शताब्दी में विकसित नगर। यहाँ पर नोट है, भोपाल नगर उस झील के अवशिष्ट मैदान पर बसा है जिस झील को मांडू के शासक होशंग शाह ने नष्ट कर दिया था। मौर्यकाल। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 11 वर्षों तक अवंती का प्रांतपाल या राज्यपाल था। अशोक ने उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाया था। अशोक ने अपना विवाह विदिशा के नगर सेठ की पुत्री देवी से किया। संघमित्रा और महेंद्र, जिन्हें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था, इसी पत्नी यानी देवी से जन्मे थे। मौर्यकालीन अभिलेख। मौर्ययुगीन सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य से था। पहला है रूपनाथ। रूपनाथ जबलपुर के सिहोरा तहसील का एक गांव। गुर्जरा, दतिया। थर्ड सारोमारो, शहडोल, पानगुरारिया, सीहोर, सांची, रायसेन में अशोक के शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि मौर्य वंश का मध्य प्रदेश से घनिष्ठ संबंध था। मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन इतिहास 326 से 184 ईसा पूर्व का साक्ष्य जबलपुर के सीहोर तहसील के अंतर्गत रूपनाथ ग्राम की चट्टानों पर उकेरे गए अशोक के शिलालेखों से प्रमाणित है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित गुज्जरा में अशोक के लघु शिलालेख में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी के रूप में उल्लेखित है। गुप्त युग तक सांची का नाम काकनाद बांट था। यहीं से अशोक का संघभेद अभिलेख मिला है, जिसमें उसने संघभेद को रोकने हेतु राजाज्ञा प्रचलित की थी। मौर्यकालीन स्मारक। उज्जैन का बौद्ध महास्तूप सम्राट अशोक के द्वारा अपनी पत्नी देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया, जिसके अवशेष वैश्य टेकरी कानीपुरा नामक टीले के रूप में विद्यमान है। सांची का स्तूप रायसेन, जिसे अशोक के बाद अनेक शासकों एवं व्यक्तियों द्वारा दान देकर विस्तृत किया गया। उज्जैन के समीपस्थ सोढ़न, कुररघर, रणजीत हनुमान, आमुखेड़ी इत्यादि अनेक स्थलों में भी बौद्ध स्तूप के पुरावशेष पाए गए हैं। सांची का महास्तूप। सम्राट अशोक ने 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, जो मूल रूप में ईंटों का बना हुआ था। इसमें महास्थविर, महामोदग्लायन एवं सारीपुत्र की अस्थियां रखी हुई हैं। 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की थी। सर्वप्रथम 1912 से 1920 ईस्वी के बीच सर जॉन मार्शल ने सांची स्तूपों का पुनरुद्धार करवाया। सतधारा स्तूप। कनिंघम ने 1853 ईस्वी के आसपास इस स्थान की खोज की थी। यहाँ अभी तक 40 स्तूप और 17 विहार प्राप्त हुए हैं। स्तूप क्रम 2 के उत्खनन से कनिंघम महोदय को सारीपुत्र और महामोदग्लायन के अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो सांची के स्तूप क्रम संख्या 3 से प्राप्त हुए हैं। अंधेर के स्तूप क्रमांक संख्या 2 के उत्खनन से कनिंघम महोदय को गोतिपुत्र के शिष्य वादिपुत्र, कौंडिन्य गोत्र के गोत्रीपुत्र काकनाव प्रभाषनस एवं गोतिपुत्र के शिष्य मोगलीपुत्र के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं।
स्तूप क्रमांक संख्या 3 से कनिंघम को हारीति पुतस के अस्थि प्राप्त अवशेष में मिले हैं। सोनारी स्तूप। सोनारी स्तूप के उत्खनन से कनिंघम महोदय को अस्थि मंजूषा में संरक्षित अस्थि का छोटा सा भाग मिला, जो संभवतः महात्मा बुद्ध का दांत था। भोजपुर स्तूप। भोजपुर विदिशा में 37 स्तूपों के अवशेष पाए गए हैं। इसी प्रकार रायसेन जिले के खरवई से 2 स्तूप एवं बिहार के अवशेष पाए गए हैं। बरहूत का स्तूप। इसकी खोज सर्वप्रथम कनिंघम ने 1873 ईस्वी में की थी। देउर कोठार के स्तूप। देउर कोठार रीवा जिले के त्योंथर तहसील के अंतर्गत स्थित है, जो मौर्य काल में बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। प्राचीनतम बौद्ध स्तूप क्रमांक 1 अशोक के समय 13वीं सदी ईस्वी पूर्व निर्मित हुआ। तुमैन के स्तूप। तुमैन जिला गुना, विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। यहाँ 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। कसरावद के स्तूप। खरगोन जिले में स्थित कसरावद कस्बे में 3 मील दक्षिण में स्थित इतबरडी नामक टीले के उत्खनन 1936 से 1939 से मौर्यकालीन 11 स्तूप प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त मृदभांडों पर भूत एसघस, तक्षशिला, सीहक, सिंघल का उल्लेख मिला है। महेश्वर एवं नावदा टोली स्तूप। महेश्वर एवं नावदा टोली पुरास्थल नर्मदा घाटी के उत्तरी एवं दक्षिणी तटों खरगोन जिला पर स्थित है। महेश्वर से स्तूप के अवशेष के रूप में एक विशाल प्लेटफॉर्म, जो कि कड़ी मिट्टी पर बड़ी ईंटों की छाप से युक्त है, प्राप्त हुआ है। पानगुड़ारिया का स्तूप। पानगुड़ारिया से भी प्रदक्षिणा युक्त स्तूप मिला है। यहीं से एक मौर्यकालीन अभिलेखों भी प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन आहत सिक्के। चांदी एवं तांबे से ये निर्मित ये आहत मुद्राएं उज्जैन, विदिशा, महेश्वर, त्रिपुरी, सांची, बेसनगर, एरण आदि से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन नगर एवं राज्य। मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन नगरों में त्रिपुरी, एरण, माहिष्मती, भागिल, विदिशा, उज्जैनी एवं पद्मावती प्रमुख थे। बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी का नाम अच्युतगामी उल्लेखित है, जबकि महाभारत काल में उज्जैन संदीपनी आश्रम के नाम से विख्यात थी। ब्राह्मण साम्राज्य। शुंग वंश। हर्ष चरित्र तथा पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने 185 ईसा पूर्व मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। मालविकाग्निमित्र से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा भिलसा का राज्यपाल था। अग्निमित्र ने अपने मित्र माधवसेन को विदर्भ का राज्यपाल बनाया था। कालिदास रचित संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्र का नायक यही अग्निमित्र है। शुंग काल में भरोत स्तूप के आकार को बढ़ाया गया था। शुंग वंश के 8वें शासक भागवत काशीपुत्र भागभद्र के काल में एंटियालकिड्स के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बेसनगर विदिशा में भगवान विष्णु को समर्पित एक गरुण ध्वज स्तंभ, वर्तमान में जो कि खंबा बाबा के नाम से चर्चित, को स्थापित करवाया था। हेलियोडोरस का बेसनगर में स्थित अभिलेख गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश के वैष्णव मत का साक्ष्य है। सातवाहन वंश। मध्य प्रदेश से प्राप्त अवशेषों से सातवाहन युग की स्थिति का भी ज्ञान प्राप्त होता है। गौतमी पुत्र शातकर्णी की नासिका गुफा लेख के अनुसार विदर्भ प्रांत उसके अधिकार में था। सांची स्तूप का वेदिका पर उत्कीर्ण लेख में सातवाहन शासक के 72 ईस्वी पूर्व में पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का उल्लेख है।
सातवाहन शासकों के राजा सिर 7 नामांकित सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर से मिले हैं। वासिष्ठी पुत्र पुलवामी के सिक्के भिलसा एवं देवास से प्राप्त हुए हैं। अंतिम सातवाहन शासक यज्ञश्री शतकर्णी के सिक्के बेसनगर, तेवर और देवास से प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरी के उत्खनन से सातवाहन वंशी सीसे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। हिंद यवन आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदू यूनानी, शक, पल्लव या पल्लव कुषाण। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईस्वी पूर्व हुआ। मध्य प्रदेश में बालाघाट से मिनांडर के सिक्के मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। रोम देश के कुछ सिक्के भी मंदसौर, आवारा से प्राप्त हुए हैं। शक। मध्य प्रदेश के इतिहास में पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों का योगदान रहा है। शक क्षत्रप के 2 वंश थे, क्षहरात वंश तथा कार्दमक वंश। क्षहरात वंश के सबसे प्रतापी राजा क्षत्रप नहपान का राज्य मंदसौर तथा उज्जैन तक विस्तृत था। जोगलथम्बी से प्राप्त नहपान के पुनर्मुद्रांकित सिक्कों के अनुसार सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था। शकों के एक वंश उज्जैन में भी आविर्भाव हुआ, जिसे चष्टन वंश का दर्मक वंश कहा जाता है। चष्टन वंश काठियावाड़ एवं उज्जैन में शासन करता था। कादर्मक वंश के संस्थापक चष्टन की राजधानी उज्जैनी थी। चष्टन के सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। महाक्षत्रप रुद्रदमन के वंशजों की राजधानी उज्जैनी बनी रही एवं इनसे संबंधित सिक्कों का भंडार मध्य प्रदेश के शिवपुरी, सांची, सिवनी तथा बेसनगर आदि स्थानों से मिले हैं। शक क्षत्रपों का अभिलेख उज्जैन से मिला है। शक क्षत्रप 107 का महाक्षत्रप रूप सिंह का शिलालेख खेतखेड़ी, शाजापुर से मिला है। नए शक वंश के शासक श्रीधरवर्मन के अभिलेख एरण तथा सांची के समीप कानाखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि शक क्षत्रपों के मालवा क्षेत्र के शासनकाल में थोड़े समय के लिए अभीरों का शासन भी रहा है। पल्लव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची का नाम एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाणों ने पश्चिमोत्तर भारत के पार्थियनों, पल्लवों और आगे शकों को परास्त कर भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस था। शहडोल में कुषाण शासकों के 757 सिक्के प्राप्त हुए हैं। शहडोल से प्राप्त सिक्कों में कनिष्क प्रथम के 324 सिक्के मिले हैं। कुषाण शासक वीम कडफिसस का एक सिक्का विदिशा में मिला है। हुविस्क के सिक्के झाझापुरी, शहडोल तथा हरदा से प्राप्त हुए हैं। वासुदेव प्रथम का एक तांबे का सिक्का जबलपुर, तेवर से मिला है। वासुदेव प्रथम के उत्तराधिकारी का मध्य प्रदेश में शासन का प्रमाण नहीं मिलता है। कुषाणकालीन अभिलेखों में वासिष्क का सांची अभिलेख तथा जबलपुर के भेड़ाघाट से प्राप्त 2 मूर्तिलेख प्रमुख हैं। कनिष्क के राजदरबार में निम्न विद्वानों की उपस्थिति थी: अश्वघोष, आचार्य नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र, मातृचेट, संघरक्ष तथा चरक। उज्जैनी के विक्रमादित्य। वराह पुराण एवं अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में 7 प्रमुख स्थानों अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका तथा पुरी को मनुष्य को मोक्ष देने वाली भूमि कहा गया है। उसमें अवंतिका भी एक है।
इस नगर को अवंतिका, कनकशृंगा, कुशस्थली, उज्जैनी, पद्मावती, कुमुदवती, अमरावती, विशाला आदि नाम से जाना समय समय पर पुकारा गया है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन को पृथ्वी की नाभि स्थल भी कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में उज्जैन नगरी को ओजोनी लिखा गया है। 58 ईस्वी पूर्व विक्रमादित्य इस नगर के गौरवशाली राजा हुए। लोक कथाओं में विक्रमादित्य एक परम आदर्श राजा के रूप में प्रचलित हैं। बेताल 25 और सिंहासन 32 इनके अनुपम उदाहरण हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत और ईसवी सन में 57 वर्ष का अंतर है। शक संवत का प्रारंभ विक्रम संवत से 135 वर्ष बाद से प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य की राजभाषा में नवरत्न थे: धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, कालिदास, बराहमिहिर तथा वरुरुचि। नागवंश 2वीं शताब्दी के अंतिम चरण में वृषनाग ने विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की। विदिशा से प्राप्त वृषनाग का सिक्का ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित है। वृषनाग के पश्चात भीमनाग के शासन में नागवंश की राजधानी विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित हो गई। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में नागवंश के अंतिम शासक गणपति नाग का नाम आया है। नागवंश के अधिकांश सिक्के पवाया जो कि प्राचीन पद्मावती से मिले हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। आज हम अपना वीडियो ये भाग 1 हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम भाग 2 आपके लिए जल्द ही लेकर के आएंगे। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।